फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। जो मैनेजमेंट कंसेप्ट है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, नया है, 90s में ही आया है, ये इवॉल्व हुआ है। जो हेनरी फ्योल थे, इन्हें फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। इन्होंने जब वो नए नए आए, उन्होंने थोड़ी सी फर्म्स में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में थोड़ी सी गड़बड़ी देखी, तो इन्होंने ये इवॉल्व किए हैं प्रिंसिपल्स। ये जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, इन सब चीज़ों के लिए तो यूज़ होते ही होते हैं। ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन 14 प्रिंसिपल्स उसमें से ही निकाला गया है, कुछ नए कंसेप्ट्स नहीं डाले हैं इसमें। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पे एग्ज़ाम में। फर्स्ट है एक्सप्लेन ब्रीफली फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड, हु वाज हेनरी फ्योल, व्हाट इज़ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ये जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है यही पूरा सफिशेंट होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क से आप क्या समझते हैं? डिवीज़न मतलब कि किसी भी काम को डिवाइड कर देना। तो ये कंसेप्ट उन्होंने क्यों दिया? जब उन्होंने देखा कि हर कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो उन्होंने हर परफेक्ट काम को करने के लिए लोग लगा दिए हैं। उन्होंने डिवाइड कर दिया कि कौन क्या काम करेगा, तो इससे स्पेशलाइजेशन भी आएगी, इससे टाइम मैनेजमेंट भी होगा और काम जल्दी इफेक्टली होगा, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के साथ। सेकेंड पॉइंट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए ऑर्डर देना या डायरेक्शन देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उस चीज़ को करने की पूरी जिम्मेदारी लेना। तो जब भी हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर होती ही होती है। अगर हम किसी भी सबऑर्डिनेट को काम करने के लिए दे रहे हैं तो हमें उसको वो पूरी अथॉरिटी भी देनी चाहिए कि हाँ तुम ये काम कर रहे हो तो तुम इस काम के लिए पूरे लाइबल हो, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। पॉइंट थर्ड, डिसिप्लिन। किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे वो खुद की पर्सनल लाइफ में भी हो। डिसिप्लिन से कोई भी काम करो तो वो अच्छे रिजल्ट्स ही लेके आता है। रूल नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब कि जो भी कमांड, जो भी डायरेक्शन मिल रहा है हमें, जो भी हमारा सुपीरियर है वो एक ही होना चाहिए। जो वो दे रहा है ऑर्डर्स किसी भी सबऑर्डिनेट को, वो भी एक ही होना चाहिए। मतलब कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है उसको ऑर्डर्स एक ही मैनेजर से मिलने चाहिए और जो एम्प्लॉय है वो भी एक ही मैनेजर को आंसरेबल होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2-3 सुपीरियर्स रहेंगे, सबऑर्डिनेट कन्फ्यूज़ होगा, रिजल्ट आउटकम उतना अच्छा नहीं मिलेगा। रूल 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब जो प्लान ऑफ एक्शन हम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया जाता है, तो वो प्लान है वो एक होना चाहिए कि सेम डायरेक्शन में जाएं हम। ठीक, ग्रुप मेंबर्स के पास भी जो प्लान हो वो एक हो, इफेक्टिव हो, उसी डायरेक्शन में काम करे, यूनिटी होनी चाहिए। रूल 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, हर सेट ऑफ माइंड के लोग होते हैं, सबके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन हेनरी फ्योल ने क्या निकाला कि ये जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं सबऑर्डिनेट्स के, वो एक होने चाहिए, एक कॉग्नाइट होने चाहिए, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उसको अचीव कर सकें। अल्टीमेट मोटो हमारा यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेट किए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, उनको अचीव करना। तो इसमें अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव नहीं कर पाएगी। 7, रेम्यूनरेशन। ये बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, लेकिन हेनरी फ्योल ने देखा कि लोग जो काम कर रहे हैं उन्हें उस टाइप का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है जो वो कर जिस टाइप का वो काम कर रहे हैं। तो जो रेम्यूनरेशन है वो उनके काम के हिसाब से देना चाहिए। रेम्यूनरेशन मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को और प्रोडक्टिव काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। तो 2 टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन इन्होंने बताए हैं, एक है नॉन मॉनेटरी और एक है मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी में आ जाएगा
मोटिवेशन देना, प्रमोशंस देना, और मॉनेटरी में आएगा कंपनसेशन, बोनस, फाइनेंशियली जो रेमुनरेशन देंगे हम वो आएगा। 8th है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी जो एक ही साइड से आती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी है या डायरेक्शंस है, ऑर्डर है, वो एक साइड से आता है जो कि सबको दिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन इतना नहीं होना चाहिए जितना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो चीज़ें अच्छे से चलेंगी। 9th स्केलर चेन। स्केलर चेन एक ऑर्डर होता है अथॉरिटी का। फ्लो ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, हर लेवल पे मैनेजर्स होने चाहिए जो ये चीज़ देखें। एक हायरार्की होती है जिसके थ्रू चीज़ें चलती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये स्केलर चेन भी उन्होंने बनाई हेनरी फ्योल ने, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली काम कर सकें। 10th है ऑर्डर। जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास राइट रिसोर्सेज होने चाहिए ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक। और इसके एडिशन सेकेंड पॉइंट है हमारा सोशल ऑर्डर का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर होती है कि वो जो इन्वायरमेंट है उसको सेफ रखे, क्लीन रखे, टाइडी रखे। नेक्स्ट 11th रूल जो निकाला है प्रिंसिपल वो है इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वल। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। हर एम्प्लॉय का एक राइट प्लेस होनी चाहिए और राइट वर्क होना चाहिए करने के लिए। कोई भी एम्प्लॉय जो है वो अनफेयरली ट्रीट नहीं होना चाहिए, इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ पर्सनल्स। जो स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबलाइज होना। जो भी पर्सनल हमने एम्प्लॉय किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो बैलेंस्ड होने चाहिए, उनका टेन्योर, उनका काम करने का पीरियड। हर स्टाफ मेंबर की एक राइट प्लेस होती है और राइट काइंड ऑफ वर्क होता है जिनमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो उनको स्टेबिलिटी देनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्लक्चुएशन ना आए। नेक्स्ट 13 इज इनिशिएटिव। हर एम्प्लॉय को इतनी फ्रीडम स्पेस मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, न्यू आइडियाज़ दे सके। हर इंडिविजुअल का अपना अपना माइंडसेट होता है, हर इंडिविजुअल अपनी अलग सोच से काम करता है, तो उनको इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनको इतना सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो कुछ न्यू आइडियाज़ जनरेट करें, कुछ वैल्यूज़ ऐड करें कंपनी में, कुछ इन्वॉल्वमेंट दें अपना पर्सनल इंटरेस्ट के साथ। 14th रूल स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आत्मा एक होनी चाहिए। आत्मा मतलब जिस वो काम कर रहे हैं वो एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लोग अच्छे हार्मोनी के साथ, गुड फीलिंग्स के साथ काम करें। अब देखिए इसको पढ़ने का, इस पूरे 14 प्रिंसिपल्स को याद करने का तरीका। ये हमने कुछ शॉर्ट्स निकाले हैं, डैड, यूसी, यूएसएसआर, ओआईसी। जैसे डी का मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क, ए अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी डिसिप्लिन, यू यूनिटी ऑफ कमांड, सी सेंट्रलाइजेशन, यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, एस स्केलर चेन, R remuneration, O order, I initiative, S stability of tenure of personnel, E equity, E spirit de corps। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आगे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।